फुल केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण आज की डेट से पेटीएम वैलेट आपका बंद हो गया है, तो पेटीएम वैलेट को अभी चालू करना है कि बंद रखना है? जरा हो जाइए सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि कोई साइबर ठग आपको कर दे कंगाल घर बैठे बैठे। सहारा प्रणाम, मैं हूं मिताली चंदोला। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक है बैंकिंग फ्रॉड को लेके। अगर मैं 2008 से आंकड़े उठाकर देखूं तो साइबर क्राइम, बैंकिंग फ्रॉड के केसों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। तरह तरह के लुभावने ऑफर्स से ये साइबर ठग मासूम लोगों को कॉन करने की कोशिश करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। डेबिट कार्ड्स डिटेल लेते हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लेते हैं और उसके बाद कर देते हैं लोगों के अकाउंट से सारे पैसे का सफाया। आज की मेरी इस पेशकश में मेरे साथ मौजूद होंगे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, बैंकिंग सेक्टर के वरिष्ठ अधिकारी, मेरे साथ और भी लोग मौजूद होंगे, कानूनी विशेषज्ञ भी मौजूद होंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आजकल क्या क्या मॉडस ट्रेंडी ये साइबर ठग अपना रहे हैं और किस तरीके से आप साइबर ठगी से, बैंकिंग फ्रॉड से बच सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ आधे घंटे तक और देखिए मेरे साथ डार्क शीट। नहीं बरती सावधानी तो खाता हो जाएगा खाली। बैंक ठगी में लगातार वृद्धि एक बड़ी चुनौती। साइबर क्राइम का बढ़ता ग्राफ। नए नए हथकंडे अपना रहे हैं साइबर ठग। बैंकों को ग्राहकों के निजी ब्यौरे को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी कदम उठाना जरूरी। सारी जिंदगी आप मेहनत करते हैं और अपनी खून पसीने की कमाई बैंक में जमा करते हैं इस उम्मीद से कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। बावजूद इसके कई बार लोगों के खाते खाली हो जाते हैं सिर्फ एक गलती और एक चूक की वजह से। किस तरीके से बैंक आपकी मदद कर सकता है, किस तरीके से अगर आप इस हादसे में, इस चपेट में फंस जाएं तो कैसे बच सकते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्त से बच सकते हैं और अगर आप इसकी गिरफ्त में आ गए हैं तो उसके बाद आपको किस तरीके के स्टेप्स उठाने चाहिए। देखिए मेरी ये खास रिपोर्ट। I think the biggest risk for all countries across the board will be on the money laundering aspect and also on the aspect of currency being used for financing terror. हो जाइए सावधान, कहीं आपका बैंक खाता घर बैठे खाली तो नहीं हो गया है। साइबर ठग रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, किस तरह से लोगों को ठगा जाए। हाल के दिनों में बैंक फ्रॉड में लगातार इजाफा हुआ है, चाहे लोन के नाम पर हो या किसी लुभावने स्कीम के नाम पर हो या फिर क्रेडिट कार्ड का प्रलोभन या कोई और तरीका। साइबर ठग किसी न किसी तरह कंगाल करने के लिए कोई न कोई तरीका अपना ही लेता है। आज हमारी खास पेशकश डार्क शीट के एपिसोड में बात करेंगे बैंकों में किस तरह हो रही है ठगी। डिजिटल दौर में
ज्यादातर काम अब ऑनलाइन हो रहा है, चाहे वो काम बैंक में पैसे जमा करने का हो या निकालने का, या ऑफिस की मीटिंग हो, हर तरफ डिजिटल पर ही काम किया जा रहा है। डिजिटल के इस दौर में आपको पता है कि आपकी जरा सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। रुपए पैसों का लेन देन करते वक्त आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आपका खाता खाली हो जाएगा। इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा OTP, पिन ऐसी चीज़ें बिल्कुल शेयर न करें जब तक आपको विश्वास न हो कि जो पूछने वाला है वो ऑथेंटिक बंदा है या ऑथेंटिक व्यक्ति है। जैसा हम कहते हैं कि कोविड काल में हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारा रहना चाहिए, तो अभी ये समय आ गया है कि हम इंटरनेट अप्रोप्रिएट बिहेवियर अमल में लाएं। फेक मैसेज से रहें सावधान। इंटरनेट के माध्यम से पैसों के लेन देन से जुड़े अपराध हो रहे हैं। ऐसे में स्टेट बैंक एक बार फिर से ग्राहकों को बैंक धोखाधड़ी के प्रति जागरूक कर रही है। बैंक ने उपभोक्ताओं को फेक मैसेज से बचने के लिए सलाह दी कि किसी भी तरह का मैसेज फेक हो सकता है, इन पर विश्वास करके पैसों का लेन देन न करें। उन्होंने कहा कि अगर बैंकों की तरफ से कोई संदेश जाएगा तो वो SBI या SB से शुरू होगा। जैसे SBI BNK, SBI INB, SBI PSG, SBI NO। इसके अलावा किसी भी अन्य स्रोत से KYC अपडेट या बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित किसी भी तरह का मैसेज मिलता है तो आपको सतर्क रहना होगा। अभी जो मोडस ऑपरेंडीज क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स में यूज़ हो रही हैं, उसमें अधिकतर KYC फ्रॉड्स हैं, OLX फ्रॉड्स हैं, आपके ई-कॉमर्स बैंकिंग साइट्स के फ्रॉड्स हैं, लोकल लाइक वेबसाइट बनाकर उनके थ्रू अप्रोच करना, और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से वो अप्रोच करते हैं। जैसे कि एक केस आया अभी मेरे सामने जिसमें एक व्यक्ति को कॉल आया कि उसका वेरिफिकेशन कुछ ड्यू है और उसके बैंक से उसको एक कॉल आएगा अभी, और जब वो कॉल आएगा तो आप उसको इस कॉल में मर्ज कर दीजिएगा। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया व्यक्ति को, अचानक से उसको एक कॉल आया और उसने वो कॉल इस वाले कॉल में मर्ज कर दी, और उस जो दूसरा कॉल आया था वहाँ से कुछ नंबर्स अनाउंस हुए, और उसके बाद क्रिमिनल ने कॉल रिमूव कर दी, उसको डिस्कनेक्ट कर दी, और उसके बाद उसका व्हाट्सएप चला गया। उसके बाद धीरे धीरे वो देखता है कि उसके बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी कंप्रोमाइज़ हो रहा है। वो हुआ कैसे? क्योंकि जो कॉल दूसरी आती है उसमें OTP आता है। तो अभी कई सारी सर्विसेज जैसे व्हाट्सएप है या जीमेल है, उन्होंने OTPs कॉल पर देना शुरू कर दिया है। तो आपको जो दूसरी कॉल उस समय आती है वो OTP कॉल होती है, और ये क्रिमिनल वो वाली कॉल आपसे ही इस कॉल में मर्ज करा के वो OTP सुन लेता है। ऐसे लगाएं फर्जी मैसेज का पता। रीजनल मैनेजर नवीन कुमार ने बताया कि अगर आपके पास बैंक की तरफ से मैसेज आता है और उस पर संदेह है तो फिर 1800111211 यानी 1800111211 पर कॉल करके पता कर सकते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर केयर नंबर है। बैंक हमेशा अपने ग्राहकों को सुरक्षित रखने के लिए चेतावनी और सलाह देता रहता है। हर वर्ग का आदमी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है
ऑनलाइन शॉपिंग करता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करता है, यहां तक कि अब तो भाजी तरकारी भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से मंगा लेते हैं। लेकिन कई बार ये कितनी घातक साबित हो जाती है, कितनी सारी वनरेबिलिटीज इसमें होती हैं, किस तरीके से साइबर ठग आपको ट्रैप में लेते हैं, किस तरीके से वो आपकी खुद की गाढ़ी कमाई को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, क्या कमियां रहती हैं आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे, कैसे बचा जाए, कैसे खुद को आप बचाएं, किन सेफ्टी मेजर्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी सारी पेमेंट्स को सिक्योर कर सके। देखिए, मैं एक मंत्रा देना चाहूंगा अपने फेलो सिटीजन्स को। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। प्रिवेंटिव्स का इस्तेमाल करिए। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास जो है इंटरनेट बैंकिंग है, तो एक बैंक अकाउंट, ट्रेडिशनल बैंक जिसमें इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, वो भी एक बैंक खोलिए। अपनी जो ज्यादा सेविंग्स हैं वो आप ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट में रखिए और उतना ही अमाउंट यूज करिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जिसकी आपको जरूरत है। सेकेंड मंत्रा, अगर इस टाइप की कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं अगेंस्ट साइबर क्राइम, प्लीज प्रीमियम पे करिए और इंश्योरेंस पॉलिसीज लीजिए, ताकि कल को अगर कोई नुकसान हो भी जाए, एटलीस्ट देयर इज एन इंश्योरेंस कंपनी टू मेक गुड दैट लॉस। So these are the two mantras for my fellow citizens. आखिर क्यों आम बात हो चुकी है साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं? इस बात में कोई दो राय नहीं कि डिजिटल लेन देन के बढ़ते प्रचलन के बीच बैंक खाता से धोखाधड़ी की घटनाएं आम बात हो चुकी हैं। ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जहां गैर कानूनी ढंग से बैंक अकाउंट से अनधिकृत लेन देन होते हैं। इसे ही ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड समझा जाता है। देखा जाता है कि हैकर्स एन केन प्रकारेण आपके अकाउंट की डिटेल्स हासिल करके उससे पैसे निकाल लेते हैं। हालांकि अपने अकाउंट में सेंध लगने के बाद भी अक्सर लोग बस यही सोचकर चुपचाप बैठ जाते हैं कि उनका पैसा तो अब डूब गया। लेकिन आरबीआई के प्रावधानों के मुताबिक ऐसा नहीं है। यदि आप उचित माध्यम से 72 घंटे के भीतर ऐसी सूचनाएं अपने बैंक को दे देते हैं, तो आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है ना खुशी की बात? देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम ही हैक हो गया, आपके वेबकैम का एक्सेस ले लिया है किसी ने रिमोटली, तो डेफिनेटली इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। अब आते हैं हम कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका ये हुआ या नहीं हुआ। पहला तो है कि आपके पास जो अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से लिंक्स आते हैं, आप उनको क्लिक ना करें। प्रिवेंशन इज़ अ क्योर इन दिस। आप अपना अच्छा एंटीवायरसेस अपने लैपटॉप, अपने सिस्टम्स में डालें और अननेसेसरली किसी के सोशल इंजीनियरिंग के मेथड के थ्रू फंसे ना। अगर उसके बाद भी आपके साथ ऐसा होता है, तो द ओनली वे इज़ अबाउट रिपोर्टिंग द क्राइम। क्राइम आपके साथ हुआ है, आपने किया नहीं है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। क्राइम का हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम है जो कि एग्जीक्यूशन करने वाला टारगेट चूज़ करके उसको हैक कर लिया, हैक करने के बाद उनका वीडियो बना लिया, कुछ भी कर लिया। वन शुड नॉट फील कि भाई उन्होंने कुछ गलती करी है। यू हैव टू कम ओपन टू द लॉ एनफोर्समेंट एंड सीक हेल्प। बैंक कर्मचारी बन एटीएम पिन और ओटीपी मांगना। साइबर ठगी करने वालों का ये बड़ा ही पुराना तरीका है। ठग आपको बैंक कर्मचारी बनकर फोन करते हैं और एटीएम को ब्लॉक बताकर खाते से संबंधित तमाम जानकारियां जुटा लेते हैं। नहीं मैम, अगर आप चाहते हैं तो मैं यहीं से आपका रिन्यू भी कर सकता हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर आप कर दो। फिर आपसे मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को हासिल कर बैंक खाते में डाका डाल देते हैं।
कार्ड तो अभी तो नहीं है मेरे पास। मैं फिर ले आऊँ ना कार्ड, उसके बिना कैसे करूँगा? जबकि बैंक हमेशा ये कहता है कि उनकी तरफ से ग्राहक को कभी ऐसा फोन नहीं किया जाता है, ये ठगी का तरीका मात्र है। पब्लिक से अनुरोध करता हूं, उनको जागरूक भी करता हूं कि कभी भी किसी अजनबी का अगर वीडियो कॉल आए तो कतई आप एक्सेप्ट ना करें। कभी भी कोई OTP आपसे मांगे, किसी भी तरह का OTP अगर मांगे तो आप कतई न दें। कोई आपको ये कहता है कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या किसी लिंक को क्लिक करने के बाद कोई एप्लीकेशन डाउनलोड होता है तो उसको डिलीट कर दीजिए तुरंत, क्योंकि ज़्यादातर मालवेयर एप्लीकेशंस हैं। मालवेयर मतलब गलत एप्लीकेशन है जो सिर्फ आपकी मुखबिरी करने के लिए, आपका डेटा लेने के लिए, आपका कॉन्टैक्ट लेने के लिए, आपका फ़ोटो देखने के लिए, मेल रीड करने के लिए, इसके लिए वो एप्लीकेशन बनाए हुए हैं। आदमी गलती से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है, उनका पूरा फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो जा रहा है। KYC अपडेट या लॉटरी के नाम पर ठगी। साइबर ठग इस प्रक्रिया में ईमेल के द्वारा लाखों करोड़ों में लॉटरी निकालने की बात करते हैं। यदि कोई भी ठगों के द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक कर देता है तो वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाता है। साथ ही KYC अपडेट को लेकर भी ठगी के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में ध्यान रखने वाली बात है कि कोई अनजान व्यक्ति आपको इतनी बड़ी रकम क्यों देगा, तो ऐसे में झांसे में बिल्कुल ना आए। किस तरीके की मॉडस फ्रेंडी अपनाते हैं ये साइबर ठग आपके बैंक खातों पर डाका डालने के लिए? मेरे साथ आज मौजूद हैं एक एथिकल हैकर जो आपको पूरा समझाएंगे कि किस तरीके से वाया इंटरनेट ये साइबर क्रिमिनल्स आपको अपनी गिरफ्त में लेते हैं और आपकी गाढ़ी कमाई को साफ कर देते हैं। देखिए। सो मेजरली यदि हम कुछ फिल्ट्रेशंस का यूज़ करें जो गूगल में प्रोवाइड करता है फॉर सर्चिंग एंड ब्राउजिंग द इंटरनेट, सो उस सिनेरियो में तो सेफ है, बट कोई भी यूजर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता चीज़ों को कि कौन सा फिल्टर कब यूज़ करना चाहिए। लाइक एक फैसिलिटी दी गई है, गूगल ने एक फैसिलिटी दी है सेफ सर्च। तो सेफ सर्च का भी यूज़ करते तो कोई भी एनोनिमस कंटेंट या इलिसिट कंटेंट या कोई ऐसा पोर्नोग्राफी से ऐसा कंटेंट आपको विजिबल नहीं हो सकता जी। आप सेफ सर्च के देख रहे हो, सेफ सर्च के थ्रू देख रहे हो। सेफ सर्च के थ्रू आप इजीली जो भी आप सर्च करोगे तो आपको वो कंटेंट नहीं दिखेगा जो इलीगल है। इलीगल इन द सेंस कि कोई पोर्नोग्राफी कंटेंट नहीं दिखेगा, ड्रग्स से रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं दिखेगा, या कोई हार्मफुल कंटेंट है वो नहीं दिखेगा। प्लस ऐसी कोई वेबसाइट पर विजिट नहीं कर पाएंगे जहां जिसके थ्रू आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाए। सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की आड़ में साइबर अपराधी लोगों को फंसा रहे हैं। ठग प्रधानमंत्री आवास, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे जाने की झूठी जानकारी अपनी फर्जी वेबसाइट या ईमेल के सहारे देते हैं। ऐसे में यदि कोई भी इनके झांसे में आ जाता है तो उसे चपत लगनी तय है। इसलिए जब भी ऐसी सूचना या ईमेल आपके पास आए तो संबंधित विभाग से योजना के बारे में पूरी जानकारी ले लें। बदलती हुई टेक्नोलॉजी में साइबर स्पेस ये हमारी निर्भरता बढ़ती ही जाने वाली है। लेकिन साइबर स्पेस में खतरे भी जुड़े हुए होते हैं, भली भांति दुनिया इससे परिचित है, और इसलिए भारत इसमें बहुत सचेत है, भारत बहुत सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है। इतना ही नहीं, नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित की जा रही है। ऑनलाइन सामान की खरीद फरोख्त। आज के समय में अक्सर हम लोग कई ऐप्स पर अपना मोबाइल नंबर या अन्य जानकारियां दर्ज कर देते हैं। ऐसे में ये ठग
हमारे नंबर पर स्पैम लिंक भेजते हैं। साथ ही बताते हैं कि आप हमारे लकी कस्टमर हैं, अतः आपकी खरीदारी का भुगतान हम करेंगे, इसलिए भेजी गई लिंक पर क्लिक कर पेमेंट पूरा करें। झांसे में आए व्यक्ति द्वारा क्लिक करते ही पैसे निकाल लिए जाते हैं। ऐसे में किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रॉड्स क्यों हो रहे हैं? फ्रॉड्स इसलिए नहीं हो रहे हैं कि कहीं पे किसी सिस्टम में वल्नरेबिलिटी थी या कहीं पे सिस्टम की किसी कमजोरी का फायदा उठा लिया गया। यहाँ पे फ्रॉड्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फ्रॉडस्टर्स जो है कस्टमर्स के दिमाग में जाके उनके दिमाग को मैनिपुलेट कर रहा है, उसके बिहेवियर को मैनिपुलेट कर रहा है, उनको फोर्स कर रहा है कि वो किसी तरीके से अपना सीवीवी, ओटीपी, पासवर्ड उनके साथ शेयर कर दें और पेमेंट हो जाए। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। रोजगार की तलाश में लोग अपना बायोडाटा कई वेबसाइट्स पर अपलोड करते हैं। साइबर अपराधी आपका डेटा हासिल कर ईमेल या फोन पर संपर्क करते हैं, फिर विदेश में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए लूट लेते हैं। इसलिए जब कभी भी ऐसी जानकारी आपको दी जाए तो संबंधित कंपनी या दूतावास से आधिकारिक जानकारी प्राप्त कर क्रॉस चेक अवश्य कर लें। बीते 4 वर्षों में देश के 2.5 लाख लोगों से 790 करोड़ रुपए की ठगी के मामले दर्ज किए गए हैं। ये वो मामले हैं जिनकी सूचना पुलिस को दी गई है, जबकि प्रतिवर्ष 25% ऐसे मामले भी आ रहे हैं जिनकी शिकायत ही दर्ज नहीं हो पा रही है। आज मैं आपके सामने बेहद चौंकाने वाले आंकड़े पेश करने वाली हूं। अगर हम बात करें पिछले 4 साल की, कोविड के दौरान की भी, तो आपको जान के हैरत होगी कि 2.5 लाख लोगों को ठगा जा चुका है, यानी कि 2.5 लाख लोगों के अकाउंट्स का सफाया हो चुका है। जी जनाब, ये हकीकत है। अभी जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो यकीन करेंगे कि किस तरीके से इतने सारे लोगों को साइबर ठगों ने अपनी गिरफ्त में लिया है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 के बीच 4 वर्षों के दौरान लोकसभा में प्रस्तुत राज्यवार आंकड़ों में देश के सर्वाधिक शिकार 10 राज्यों महाराष्ट्र में 99,339 लोगों से 252.3 करोड़ रुपए, हरियाणा में 26,394 लोगों से 82.24 करोड़ रुपए, एनसीआर में 25,555 लोगों से 80.75 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में 15,518 लोगों से 42,088 करोड़ रुपए, कर्नाटक में 12,628 लोगों से 56.45 करोड़ रुपए, गुजरात में 10,881 लोगों से 28.08 करोड़ रुपए, तेलंगाना में 7,303 लोगों से 22.4 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल में 4,276 लोगों से 35.38 करोड़ रुपए और राजस्थान में 3,739 लोगों से 19.14 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। साइबर अपराधियों के शिकार सभी श्रेणी के खाताधारी हैं। इनमें बुजुर्ग और महिलाओं के अलावा युवा और सरकारी कर्मचारी सहित देश के आईएएस अधिकारी तक
शामिल हैं। ओटीपी, हैकिंग, लॉटरी, जॉब स्कैम, सरकारी योजनाओं, निजी कंपनियों, बैंक और बीमा कंपनियों की फर्जी वेबसाइट, फेक कस्टमर केयर द्वारा केवाईसी, बीमा स्कैम और फर्जी एप्स के माध्यम से अधिकांश लोगों को शिकार बनाया गया है। अक्सर साइबर अपराध के शिकार ग्राहक को यह भी नहीं मालूम होता कि उसे ठगी की सूचना कहां देनी है। आरबीआई की नियमावली के अनुसार ठगी के शिकार बैंक ग्राहक को घटना के 72 घंटे के भीतर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की सूचना अपने बैंक को देने पर नुकसान की भरपाई संबंधित बैंक को बीमा कंपनी के माध्यम से करने का प्रावधान है। मगर बैंक सहित आरबीआई इन सूचनाओं के सार्वजनिक प्रकाशन से अपने को दूर ही रखे हुए हैं, जबकि इस सूचना का प्रकाशन बैंक पोर्टल पर किया जाना चाहिए। भारत सरकार के संकल्प में डिजिटल लेन देन देश के विकास का पैमाना हो सकता है, लेकिन वास्तविक विकास के लिए देश के नागरिकों की आर्थिक हितों की सुरक्षा देना भी अब सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। फाइनेंशियल धोखाधड़ी के मामले इतने हद तक आज हैं कि जैसे रोज आरबीआई के मुताबिक रोज का 100 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। रोज के ऑलमोस्ट 100 करोड़ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है। तो ये राइज इसलिए है क्योंकि हम एक फेज से गुजर रहे हैं। हम फ्रॉम अ फिजिकल इकोनॉमी टू अ डिजिटल इकोनॉमी जो फेज है उसके बीच में हम हैं। थोड़ा बहुत नुकसान जो हो रहा है वो होता रहेगा, बट हमें डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है। ऑनलाइन एजुकेशन तो आज की तारीख में हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। तो जरा गौर से सुनिए, साइबर एजुकेशन को भी अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाइए। आप नए नए हाईटेक टेक्नोलॉजी के गैजेट्स को खरीदना पसंद करते हैं, टेक्नोलॉजी सेवी धीरे धीरे हो रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का डीप ज्ञान भी लीजिए। किस तरीके से आप साइबर क्रिमिनल से बच सकते हैं उसकी कोचिंग लीजिए, क्लासेस लीजिए, बुक्स रीड कीजिए, अपने आप को महफूज कीजिए। हर बार मैं कुछ ना कुछ मंत्रा देती हूं। आज का मंत्रा है साइबर एजुकेशन मैंडेटरी फॉर ऑल। कैसी लगी मेरी ये पेशकश जरूर बताइएगा। तब तक चलते रहिए समय के साथ। फुल केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण आज की डेट से पेटीएम वैलेट आपका बंद हो गया है, तो पेटीएम वैलेट को अभी चालू करना है कि बंद रखना है?